हेलो स्टूडेंट, आई एम संजय शर्मा और हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना सेकंड चैप्टर जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा और उसका एक संक्षिप्त परिचय हमने पढ़ लिया था। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है कि विज्ञान के और अभियांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके जैविक कारकों की सहायता से इस तरह के उत्पाद बनाए जाएं जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, चाहे वह आर्थिक रूप से उपयोगी हो सकते हैं या फिर वह किसी मेडिसिन के रूप में, किसी औषधि के रूप में उपयोगी हो सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था इंसुलिन। ठीक है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से या आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सहायता से हमने क्या किया था, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर से जीन को निकाला था और उस जीन को किसी जीवाणु यानी कि ई कोलाई जीवाणु के अंदर डाल दिया था। ई कोलाई जो इंसुलिन के बारे में कुछ नहीं जानता या उसके अंदर इंसुलिन का कोई जीन नहीं होता है, अब हमने एक स्वस्थ मनुष्य से इंसुलिन का जीन निकाल करके उस जीवाणु के अंदर डाल दिया। तो जैसे ही वो जीन उसके अंदर डाला तो वो इंसुलिन का जीन क्या करने लगा, इंसुलिन प्रोटीन बनाने लगा और उस इंसुलिन प्रोटीन को हम अलग अलग तकनीकों की सहायता से पृथक कर लेते हैं और फिर उसे एक मेडिसिन या एक इलाज, मधुमेह के इलाज के रूप में उसका इंजेक्शन किसी भी ऐसे इंसान को दिया जाता है जो कि मधुमेह से ग्रसित है। ठीक है, तो इस जैव प्रौद्योगिकी में इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। देखिए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होता है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी होता है किसी भी तरीके से किसी सजीव के जीन में परिवर्तन लाना। ठीक है, जैसा अभी अभी हमने पढ़ा है ई कोलाई जीवाणु, जो इंसुलिन का जीन उसके अंदर नहीं है, हमने किसी स्वस्थ मनुष्य से इंसुलिन का जीन लेकर के ई कोलाई के अंदर डाल दिया है। तो अब ई कोलाई के जो जेनेटिक या जीन प्रारूप है वो क्या हो चुका है, बदल चुका है। ठीक है, तो इसी को ये किसकी सहायता से किया जाता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सहायता से। देखिए क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चरण है इसके। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का पहला चरण है वह है पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। डीएनए का निर्माण, यह पहला चरण है। पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किस तरीके से किया जाता है? देखिए क्या करेंगे हम लोग, वही एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले अगर हम यहां पर इसको लिख दें तो सबसे पहले एक मनुष्य में से हम निकालेंगे इंसुलिन का जीन। मनुष्य में से इंसुलिन का जीन निकाल लिया जाएगा। अब ऐसे डायरेक्ट जीन नहीं निकाला जाएगा, क्या किया जाएगा, सबसे पहले मनुष्य में से कोई भी सैंपल, चाहे ब्लड निकाल लिया या उसकी कोई कोशिका निकाल ली। ठीक है, तो उससे मान लीजिए ब्लड निकाल लिया, 5-10 ml ब्लड निकाल लिया। उस ब्लड से क्या करेंगे, उसका आनुवांशिक पदार्थ जो है पृथक कर लेंगे, यानी कि जितने भी जीन हैं उसके शरीर में सबको पृथक कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये जीन, इंसुलिन का जीन ऐसे इतनी आसानी से नहीं निकाला जाएगा कि आप ये सोचे कि किसी इंसान को बुलाया और उसके शरीर से इंसुलिन का जीन निकाल लिया। पहले उसके शरीर से हम ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल से उसके बाद उन कोशिकाओं से आनुवांशिक पदार्थ को पृथक करेंगे। ठीक है, उनसे डीएनए को अलग करेंगे। डीएनए में तो बहुत सारे जीन होते हैं। अगर एक इंसान की कोशिका की बात करें तो लगभग 30,000 अलग अलग जीन हैं। तो उनमें से इंसुलिन कैसे छांटेंगे हम लोग, इंसुलिन का जीन कैसे छांटेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे पीसीआर मशीन का। ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ये पीसीआर मशीन बनाई थी केरी म्यूलिस ने। ठीक है, तो पीसीआर मशीन की सहायता से आप अकेले जीन को, किसी विशेष जीन को कई हजारों गुना बढ़ा करके बना सकते हो, बाकी जीन जो है वो नहीं रहेंगे।
वो रहेंगे लेकिन वो बहुत कम संख्या में रहेंगे। जो हमारा एक विशिष्ट जीन है, इस केस में इंसुलिन का जीन, वो कई हजार गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कई हजार गुना वो बढ़ जाएगा, तो हम उसको वहां से पृथक कर लेंगे और वहां से पृथक करने के बाद इंसुलिन के जीन को हम मिला देंगे किसी वाहक में। अब वाहक में उसको क्यों मिलाएंगे? क्योंकि अब जैसे इंसान से इंसुलिन का जीन ऐसे डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते हो, वैसे ई कोलाई में भी आप जीन जो है वो डायरेक्ट नहीं डाल सकते, उसको किसी वाहक से मिलाना पड़ेगा। ठीक है, वाहक के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जब उस वाहक से, मान लीजिए कि ये वाहक है, ठीक है, इस वाहक को हम क्या करेंगे, बीच में से काट देंगे। ठीक है, वाहक को बीच में से काट दिया। देखिए बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, वाहक को बीच में से काट देंगे और उस वाहक की जिस जगह को हमने काटा है उस जगह पर हमारा इंसुलिन का जीन डाल देंगे। ठीक है, हमने वाहक निकाला, वाहक कहां से निकालेंगे? वाहक किसी जीवाणु से ही निकालेंगे, या वहां से निकालेंगे जहां पर इसको डालना है, या फिर किसी अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी के लिए याद रखिए वाहक। वाहक क्या है? वाहक डीएनए का वह टुकड़ा है जो हमारे वांछित जीन को, यानी कि इंसुलिन के जीन को ग्राही सजीव के अंदर लेके जाता है। ठीक है, इंसुलिन का जीन ऐसे नहीं कि आपने उठाया और जीवाणु के अंदर डाल दिया। इंसुलिन के जीन को किसी वाहक के साथ में डालना पड़ेगा। जब हम वाहक निकालते हैं तो वाहक को पहले काटना पड़ेगा। काटने के लिए हम जो एंजाइम यूज करेंगे उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो पहली स्टेप याद रखिए। ठीक है, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी सब में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, केवल जंतु बदल जाते हैं। ठीक है, या जैसे ई कोलाई की जगह कोई और कुछ आ गया, कोई पादप आ गया या कोई सजीव आ गया, तो वो बदल जाते हैं, लेकिन बेसिक जो प्रक्रिया है वह सेम रहती है। क्या करेंगे, हम अपना इच्छित जीन, ऐच्छिक जीन जो है हमारा, उसको निकालेंगे मनुष्य के शरीर से। कैसे निकालेंगे? पहले ब्लड सैंपल निकालेंगे, उसके बाद में उससे अपना जो जीन है या उसका जो गुणसूत्र है उसको अलग करेंगे और पीसीआर मशीन के सहायता से हमारा जो इच्छित जीन है उसको कई गुना बढ़ा लेंगे। फिर वहां से उसको निकाल करके वाहक के साथ मिलाएंगे। अब इस वाहक को हम बोलेंगे, वाहक क्या है? वाहक और हमारा ऐच्छिक जीन। पुनर्योगज डीएनए क्या होता है? वाहक प्लस हमारा ऐच्छिक जीन। वाहक और जो हमारा ऐच्छिक जीन है, हमारा मतलब जो ऐच्छिक जीन है, जो भी हमारा को रहने देते हैं हम लोग, ऐच्छिक जीन। ठीक है, वाहक और ऐच्छिक जीन। ठीक है, ऐच्छिक जीन जो भी होगा, चाहे वो इंसुलिन के लिए हो, विटामिन ए के लिए हो, या किसी भी और चीज के लिए हो, वाहक और ऐच्छिक जीन जब बन जाता है इसे कहा जाता है पुनर्योगज डीएनए। वाहन, वाहक और ऐच्छिक जीन क्या कहलाएंगे? पुनर्योगज डीएनए। ठीक है, ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी का पहला चरण है। क्या करेंगे? पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करेंगे। ये बहुत ही लंबा एक चरण है जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा सावधानी से काम करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ऐच्छिक जीन की जगह कोई और दूसरा जीन आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए पीसीआर मशीन काम में ली जाती है, जो केवल हमारे ऐच्छिक जीन को ही कई गुना बढ़ाती है, बाकी जीनों को वो कुछ नहीं करेगी। ठीक है, एक बार पुनर्योगज डीएनए का निर्माण हो गया तो आगे देखिए दूसरा चरण क्या होगा। दूसरा चरण है कि पुनर्योगज डीएनए को ग्राही जीन में स्थानांतरित करना। डीएनए को ग्राही जीव में स्थानांतरित करना।
ग्राही जीन में स्थानांतरित करना। ठीक है, इसके बाद देखिए जो दूसरी स्टेप है, एक बार हमने ये बना लिया, ये क्या है, पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। एक बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया तो आप इसको किसी भी जीव में डाल सकते हैं, कोई भी ग्राही जीव में, चाहे तो आप इसको ई कोलाई में डाल सकते हैं, चाहे आप किसी पादप में डाल सकते हैं, या किसी जंतु में डाल सकते हैं। ठीक है, तो जिसके शरीर में, जिस ग्राही जीव के शरीर में इसको डाला जाता है, उसके हिसाब से ही वाहक का चयन किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वाहक, आपने कोई भी वाहक उठाया और उसके अंदर जो ऐच्छिक जीन है वो डाला और फिर किसी के अंदर भी उसको डाल दो, ऐसा नहीं है। वाहक का चुनाव हम अपने ऐच्छिक जीन के आकार के आधार पर और ऐच्छिक जीन को कौन से जीव में डालना है, ग्राही जीव इसका कौन सा है, उसके आधार पर ग्राही वाहक का चयन हम करते हैं। ठीक है, तो एक बार ये पुनर्योगज डीएनए बन गया तो ग्राही जीव में इसको स्थानांतरित किया जाएगा। इसके लिए भी फिर अलग अलग टेक्निक है। ठीक है, माइक्रोपोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन, या अलग अलग टेक्निक जो भी है वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए ग्राही जीव से उत्पाद प्राप्त करना। ग्राही जीव से उत्पाद प्राप्त करना। एक बार मान लीजिए कि इंसुलिन वाला जो ये वाहक रिकॉम्बिनेंट या पुनर्योगज डीएनए है, हमने किस में डाल दिया, मान लीजिए ई कोलाई में डाल दिया। ई कोलाई जो एक तरह का जीवाणु है उसमें डाल दिया, तो अब ये ई कोलाई क्या बनाने लगेगा, इंसुलिन बनाने लगेगा। क्योंकि हमने पढ़ा था डीएनए क्या करता है, डीएनए आगे चल करके क्या बनाता है, प्रोटीन, और इंसुलिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन ही है। जितने भी एंजाइम आप पढ़ेंगे हमारे प्लांट बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, ज्यादातर या 99% वो क्या होंगे, प्रोटीन ही होंगे। तो ई कोलाई जो है वो प्रोटीन बनाएगा, इस केस में क्या बनाएगा, इंसुलिन प्रोटीन बनाएगा। और ये इंसुलिन प्रोटीन जो है वह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि ई कोलाई जो है वो 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से जनन करते जाएंगे, तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो उत्पाद हम प्राप्त करेंगे। उत्पाद प्राप्त करने के बाद में उत्पाद का प्यूरिफिकेशन, ठीक है, उत्पाद को शुद्ध करेंगे कि उसमें और कोई चीज ना हो, जो हमारा उत्पाद है वही है। इसके बाद में उस उत्पाद का उपयोग किया जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारी दवाइयां बनाई गई हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जंतुओं में, बहुत सारे जीवों में, बहुत सारे पादपों में सुधार किया गया है। जैसे बीटी कॉटन, ठीक है, कपास का, कॉटन का एक पौधा जिसमें बीटी जीन डाला गया है, बेसिलस थ्रोंजिनेसिस का एक जीन डाला गया है। अब उस बीटी कपास को कोई भी कीट जो है वो खा नहीं सकता है, वरना पहले जो साधारण जो कपास, जो कॉटन था, उसको कोई भी कीट जो है वो उसको खा सकते थे और खा करके उसको नष्ट कर सकते थे, उसकी उपज को नष्ट कर सकते थे। लेकिन जो बीटी कॉटन है उसको कोई भी कीट, कोई भी जीव जो है वो खा नहीं सकता। तो ये क्या हुआ, आर्थिक रूप से मनुष्य के लिए लाभदायक हुआ। ठीक है, इसी तरीके से जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइस, गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस में क्या किया, जैसे नॉर्मल चावल है उसके अंदर विटामिन ए का जीन डाला गया, तो अब वो चावल जो है वो क्या बनाने लगेंगे, उनमें विटामिन ए की मात्रा क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो इसी तरीके से ये उत्पाद बनाए जाते हैं। अब चावल के केस में विटामिन ए को पृथक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चावल इंसान खाएगा तो उसके शरीर में वैसे भी विटामिन ए जाएगा। ठीक है, तो और दूसरा आर्थिक रूप से फायदेमंद, जैसे कि फ्लेवर सेवर टमाटर, और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चरण है, ये चरण किसके हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के चरण हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी के टूल्स या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन। ठीक है, कौन कौन से साधन हम लोग इसमें उपयोग में लेंगे, किसके साधन, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के।
ठीक है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के सारे चरण आपको याद होने चाहिए, ठीक है। याद रखिए 3 चरण हैं ये, जिनमें ज्यादातर ये 2 चरणों में हम लोग पूरे आनुवांशिक अभियांत्रिकी के साधन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये 2 चरण आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। पहला चरण क्या है? पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। और पुनर्योगज डीएनए क्या होता है? वाहक और ऐच्छिक जीन दोनों को जब मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद पुनर्योगज डीएनए का ग्राही जीवों में स्थानांतरण, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अब देखिए, जब अगर हम पहली बात करें कि पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, तो पुनर्योगज डीएनए के लिए हमें क्या चाहिए? ऐच्छिक जीन चाहिए, वाहक चाहिए। और ऐच्छिक जीन तो किस पर पाया जाता है? डीएनए पर। डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, तो ऐच्छिक जीन ही चाहिए हमें। पूरा डीएनए अगर हम निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी एक कोशिका से पूरा डीएनए निकालेंगे तो वो तो इंसान की हाइट से भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर उसको खींचेंगे, पूरा लंबा बनाएंगे तो इतना बड़ा डीएनए हमें नहीं चाहिए। हमें केवल ऐच्छिक जीन चाहिए जो बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है। तो उसको काटना पड़ेगा। जो बड़ा डीएनए है उसको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। काटने के बाद में वाहक को भी काटना पड़ेगा। हमने पढ़ा था वाहक कैसा था? ऐसा था। फिर वाहक को हमने क्या किया था? बीच में से काट दिया था। तो वाहक को भी काटना पड़ेगा। फिर जो ऐच्छिक जीन हमने काटा है उसको और वाहक जीन को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जोड़ना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने उसको ऐसे रख दिया बीच में, उसको जोड़ना भी पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए भी आपको कोई साधन चाहिए, ठीक है। तो ये सारे साधन बहुत सारे एंजाइमों के रूप में हमारे पास में उपलब्ध है, जिसमें प्रतिबंध एंजाइम, इसके साथ में वाहक, लाइगेज, डीएनए लाइगेज या जो जोड़ने का काम करते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आगे पढ़ने से पहले आप ये जरूर बता दीजिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये चैप्टर जो है वो पहले से कंप्लीट किया हुआ है। तो आप मुझे ये बता दीजिए शाम तक कि ये चैप्टर आगे पढ़ाना है या इसके नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अगर ये चैप्टर पढ़ाना है तो आगे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।